Rutherford suggested that most of the mass of an atom is concentrated in a very small region called nucleus. तारा का सारा मास बहुत छोटे सी जगह पे कंसेंट्रेटेड है। सारा मास उसका जो हमें पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रदरफोर्ड वाली बात अब हमारे लिए ऑब्वियस है कि हमने बहुत बार पढ़ रखी है। पहले लोगों को नहीं पता था कि कैसा है, तो कभी किसी ने कोई और मॉडल दिया, कहीं कोई और मॉडल दिया। तरह तरह के मॉडल्स के बाद रदरफोर्ड ने अपने गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट की बात बताया कि यार खाली जगह बहुत सारी है इसमें, सारा का सारा मास एक कंसेंट्रेटेड बहुत छोटे से वॉल्यूम में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। लिख लिया था क्या? हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ subatomic particles, proton and neutrons. Protons and neutrons. Which carries almost total mass, दोनों मिलाकर सारा मास वही कैरी करते हैं, एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, सारा मास ही न्यूक्लियस में ही होता है और सारा पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, negatively charged tiny particles, negatively charged tiny particles, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन, revolve around the nucleus, revolve around the nucleus due to electrostatic interaction, due to electrostatic interaction। मतलब कि अगर यहां पे न्यूक्लियस है, ये इसमें आपके पास प्रोटॉन्स हैं खूब सारे, और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है। सर्कल में घूमने के लिए उसको फोर्स चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला कि फोर्स कौन देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि उसने कहा कि अगर इसकी रेडियस r है, इसकी वेलोसिटी v है, तो k q e बाई r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाई r। k q is the charge on nucleus, e is the charge of electron, attractive force है, k q e बाई r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाई r। ये बोर ने मॉडल दिया। इट्स लाइक द सोलर सिस्टम, वैसा ही है मॉडल ये। तो कई बार क्या होता है, मॉडल पता नहीं सही है या गलत है, पर हमें कहीं से सिमिलर दिखाई देता है तो हमें अच्छा लगने लगता है कि हाँ यार सही लग रहा है, ये अच्छा तो लगने लगता है, सही लग रहा है कि यार, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कोई गलत ना हो, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। पर अगर कभी कोई सिमिलैरिटी दिख जाती है ना, कहीं कोई बोले लाइफ में कोई तुम्हें कोई कहानी सुनाए कि ऐसा होता है, तुम्हें दूसरी जगह दिखा देखो वहां भी ऐसा हुआ, तब तुम उस बात पे यकीन करने लगते हो। तो रदरफोर्ड का मॉडल यकीनेबल था। हाँ मतलब ठीक है, थोड़ी थोड़ी के हम अपने शब्द बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल कब सर्कल में घूम रहा था, पर इसमें सब कुछ सही था जब तक हमें दो बातों की समस्या नहीं आई। पहली बात की समस्या ये आई कि हमने देखा कि जैसे कोई हाइड्रोजन का सैंपल लिया हुआ है, हमने गर्म करके रखा हुआ है, हाइड्रोजन का सैंपल है रखा हुआ है, तो उससे हम देखते हैं हाइड्रोजन के सैंपल से कि रेडिएशन निकल रहा होता है, रेडिएशन निकल रहा था।
तो हमने रदरफोर्ड से पूछा कि ये रेडिएशन कैसे निकल रहा है यार, ये निकल क्या रहा है, इससे इससे एनर्जी बाहर कैसे आ रही है, ये तो गैस है, इससे एनर्जी बाहर कैसे आ रही है? उन्होंने कहा बहुत सिंपल सी बात है कि ये रेडियस अपनी बदल देता है। ये रेडियस अपनी बदलेगा तो रेडियस बदलने में इसकी एनर्जी का बदलाव आएगा। अगर एनर्जी कम हो रही है तो रेडिएशन, जो एनर्जी का बदलाव आएगा वो रेडिएशन के फॉर्म में निकल रहा है। बढ़िया सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात उन्होंने समझाई। चल रहा था बोर का मॉडल, वैसे उनका इनका अपोज करने वाले एक हमारे मैक्सवेल भी आए। मैक्सवेल ने कहा कि यार ये चार्ज पार्टिकल जब चलता है, एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल, तो उससे ईएम वेव निकलनी चाहिए, कंटिन्यूअस ईएम वेव निकलनी चाहिए अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर ईएम वेव निकलेगी तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ईएम वेव तो आपने ही बताया निकल रही थी, उसने कहा था कि रेडियस बदलेगा तो ईएम वेव निकलेगी, रेडियस छोटी करेगा तो एनर्जी कम होगी। ईएम वेव निकलती है तो इसकी रेडियस धीरे धीरे करके कम होती जानी चाहिए और अल्टीमेटली इट हैज टू फॉल इन द न्यूक्लियस, फॉल कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा हो सकता है कर जाता हूं, मुझे क्या पता, हमें जो मिले वो अभी तक नहीं किए। ठीक है, लड़ाइयां चलती रहती थी ऐसे तैसे, क्योंकि गुस्सा आ रहा होता ना कि एक तो बढ़िया मॉडल दिया मैंने, तुम आगे उसमें आगे चरस करने की, ये गलती है, वो गलती है, वो गलती है, ये गलती है, गुस्सा आता है। पर ठीक था। पर रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब हमें स्पेक्ट्रम मिला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें जब मिला कि जैसे कि सन से आने वाला जो एमिशन है मेनली हाइड्रोजन कैरी कर रहा था, तो उस एमिशन में हमने देखा कि वेवलेंथ बाहर तो निकल के आ रही है, उसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब निकल रहा है, तो इनके हिसाब से भी रेडिएशन निकलना चाहिए था, रेडियस कम करेगा। पर वहां पर हमने देखा कि कुछ स्पेक्ट्रम देखा, हमने देखा कि सारे रेडिएशन नहीं मिल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही हैं जो निकल के आ रही हैं और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो मिसिंग है। सालों साल हमने ऑब्जर्व किया, हमें लगा कि यार ये वेवलेंथ तो कभी निकली नहीं रही है, पर इनके हिसाब से तो रेडियस के कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो एनर्जी का डिफरेंस तो कोई भी वैल्यू कंटिन्यूअस होगा ना। अगर आर की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज कर सकती है तो क्या एनर्जी का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस चेंज हो सकता है ना, इट कैन हैव एनी वैल्यू। अरे अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है तो बोले कि इतनी एनर्जी के बराबर का फोटोन निकला, नई रेडियस बताओ, तो नई रेडियस निकाल लोगे, भी तो फ्रीडम है तुम्हारे पास। अरे समझ में आ गया मैं क्या, तो ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं मिला हमें, हमें जो एमिशन होता हुआ मिल रहा है ये डिस्क्रीट वैल्यूज क्यों ले रहा है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज क्यों ले रहा है, ये सवाल बहुत समय तक लोगों के सामने खड़ा रहा रदरफोर्ड मॉडल के आने के बाद, ये डिस्क्रीट वैल्यू क्यों ले रहा है। उसी समय एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था नील बोर, नाम से ही क्लियर है कि इंटेलिजेंट हो, नील नाम है, ठीक है। तो नील बोर जो थे वो बड़े फिजिसिस्ट, एक्सपेरिमेंटल वाले फिजिसिस्ट नहीं थे, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, तो मैथ्स ठीक थी, काफी सिमिलर थे, ठीक है। और उनका एक दोस्त और एक था, उसका दो स्कूल का फ्रेंड था उनके, उनका उसका उसका नाम था बामर। बामर और ये उस पैटर्न को देख रहे थे, उस पैटर्न को ये लोगों ने ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये पैटर्न क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सी वेवलेंथ है जो मिल रही है। तो उसने कहा पता नहीं कौन सी वेवलेंथ मिल रही है, पर ये जो तुमने सीरीज ऑफ वेवलेंथ, बामर ने देखा कि बामर ने तुरंत ऑब्जर्व किया, उस दौरान स्कूल में मैथ्स का टीचर वो भी था, कोई ऐसा, सारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे फिजिक्स वाले। तो ये मैथ्स उसने देखा कि यार ये जो तुम्हें पर्टिकुलर वेवलेंथ मिल रही है, जैसे में कई नंबर नहीं मिलते 15, 25, 35 से तुम अगला बता दो कि 45 हो गया, पैटर्न रिकॉग्निशन। तो उसने कहा ये जो तुम्हें पर्टिकुलर ये जो 5-6 वेवलेंथ दिख रही है, इनमें एक रिलेशन उसने बताया कि ये रिलेशन कुछ ऐसा है, सो कुछ वैल्यू बताई होगी 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। उसने कहा n की वैल्यू तू 3, 4, 5, 6, 7, 8 रख, ये सेटिस्फाई हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है, तुम्हारी वेवलेंथ इससे मैच कर रही है। तो भाई पैटर्न पहचानना, पैटर्न इज अ डिफरेंट गेम, इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रही। तो उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर पैटर्न जैसे उनको मिलेगा, उसका मतलब आया तो यही पैटर्न है। आंसर पता चल गया आपका इरोडो से, पहले सवाल किया आपने, आपसे हिला नहीं, फिर पीछे देखा आपने, अच्छा हाँ 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 तो होगा। फिर उस बंदे ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया कि ये आंसर आने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और अंत में आके फंस गए mvr इक्वल टू NH/2 पाई पे।
कि ये होना चाहिए, पर ये क्यों होना चाहिए? ये mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई क्यों होना चाहिए? पर क्वांटाइजेशन की बू चल चुकी थी दुनिया में कि क्वांटाइज होनी चाहिए, ये सब डिस्कशन चलते रहते थे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है एमवीआर की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई होनी चाहिए। इन्होंने इसी को अपना पोस्टुलेट बना लिया कि ये एजम्पशन है कि ऐसा होता है। पोस्टुलेट बना लिया ताकि इन्होंने कहा कि भैया ऐसा होता है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी है, ऐसा क्वांटाइज्ड है एंगुलर मोमेंटम। और उसके बाद उन्होंने चीजें एक्सप्लेन कर दी और सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है, कौन सी नहीं है, सब क्लियर हो गया। पर अभी भी मैक्सवेल अभी पीछे झंडा लेके खड़े थे कि पर गिर क्यों नहीं रहा, गिर क्यों नहीं रहा, गिर क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि दूसरा पोस्टुलेट चिपकाया। उन्होंने कहा दीज आर सच स्पेशल ऑर्बिट्स वेयर दे डू नॉट रेडिएट। सेकेंड पोस्टुलेट उनका क्या है कि ये एक कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, भगवान ने बनाए हैं, जिनमें घूमते हुए वो रेडिएट नहीं कर। बकवास ना करो, यही है पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट पे कौन बोलेगा? पोस्टुलेट तो है असम्पशन कि भैया है ऐसे स्पेशल ऑर्बिट्स हैं इनके कि इनमें वो ईएम वेव नहीं निकालता। तो ये दो पोस्टुलेट इन्होंने चिपकाए और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझा दिया। पर कहीं और इनका ये ज्ञान चमका भी नहीं, इसीलिए ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम और उसके जैसे एटम के लिए ही वैलिड। और इनका सपोर्ट करने, मैंने आपको पहले बताया था, इनके एक फ्रेंड थे डी ब्रॉय। डी ब्रॉय आए इनका सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उधर वो आइंस्टाइन से नाराज चल ही रहा है। क्या आइंस्टाइन बोला था कि वेव पार्टिकल है, तो आइंस्टाइन ने बोला वेव पार्टिकल है, तो उन्होंने कहा कि वेव पार्टिकल है, उसका मोमेंटम कितना होता है, उन्होंने कहा h by लैम्डा। तो डी ब्रॉय आए, डी ब्रॉय ने कहा कि भैया पार्टिकल जब चल रहा होगा तो वो भी वेव है। तो वेव कैसे है? उन्होंने कहा है वेव, जैसे तुम्हारा पार्टिकल है, हमारा वेव है। उन्होंने कहा फिर इसकी वेवलेंथ, वेव है तो वेवलेंथ बताओ। उसने कहा वेवलेंथ बता रहा हूं, तो वेवलेंथ बताओ। लैम्डा बराबर h अपॉन पी। उन्होंने कहा वेवलेंथ उसकी होगी, अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी चल रहा है, उसका मोमेंटम हो गया mv, उसका लैम्डा की वैल्यू हो गई h अपॉन पी। तो दिस इज अनदर कहानी जिसका नाम है मैटर वेव। अब हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने कहा कि mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई है, तो इससे बहुत बड़ा काम हो गया। उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन यहां पे चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर चल रहा होगा, तो वो एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। और वेव की तरह बिहेव करेगा तो अगर mv उसकी स्पीड है, मोमेंटम है, तो उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। मैंने कहा फिर, उसने कहा लैम्डा अगर h अपॉन mv हो गई तो ऑर्बिट्स ऐसे डिजाइन होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से अकोमोडेट कर जाए। मतलब उसने कहा कि रेडियस ऐसी होंगी कि इलेक्ट्रॉन की वेव पूरी की पूरी अकोमोडेट कर जाए। भगवान ने बनाई है ऐसी ऑर्बिट्स बनाई है स्पेशल। कैसी ऑर्बिट बनाई है? जिसमें वेव्स अकोमोडेट कर जाए। वेव अकोमोडेट करने का मतलब उस ऑर्बिट की लेंथ वेव की लेंथ के मल्टीपल होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि 2 पाई आर की वैल्यू n लैम्डा होनी चाहिए। तो उससे आ गया 2 पाई आर की वैल्यू NH अपॉन mv होनी चाहिए, जिससे आ गया mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होनी चाहिए। जैसे इसने लड़ाई करके बोला और उधर बोर को सपोर्ट चाहिए था कि कोई क्यों बोल रहा हूं मैं, आइंस्टाइन को नोबेल मिल चुका है, बोर को सपोर्ट चाहिए। तो बोर ने जाके इनके साथ हाई फाइव किया कि तू मेरा दोस्त है यार। क्योंकि बोर ने जो कहानी सुनाई थी इसका रीजन बोर को पता नहीं था कि क्यों mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई चाहिए। तो ये आए, तुमने अभी सीखा है बच्चों डुअल नेचर, एवरी वेव एज एन पार्टिकल के पास डुअलिटी होती, तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअलिटी है। इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, इसलिए ऑर्बिट्स ऐसे भगवान ने बनाए कि वेवलेंथ अकोमोडेट कर जाए, इसलिए हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसीलिए एमबीआर की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है। फिर उन्होंने क्या किया, लोगों ने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, चेक कर लेते। तो उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की रेस को भेजा, उसमें भी वही पैटर्न दिखाई दे गया। तो हो गया भाई बात सही कि भैया इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, और इनकी बात स्टैब्लिश हो गई। डी ब्रॉय भी खुश
डी ब्रॉय मतलब डी ब्रॉगली, जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो डी ब्रॉय भी खुश, ये भी बोर भी खुश, इनका मॉडल एकदम सक्सेसफुल मॉडल बन गया। क्लियर है मेरी बात? राइट। पार्टिकल ही वेव है। पूछना पड़ेगा जाके उनसे कहां से शुरुआत हुई। पार्टिकल वेव है। अब क्या है क्या नहीं, तो अब इसके बाद क्या हुए, जैसे इसमें हमारे इंडियन लोग आगे कूद के, जनता, तभी ग्रहों के मोशन के हिसाब से देखो, अब क्या उन्होंने कहा वेव है, तो उन्होंने कहा वेव है, तो इसमें लोग बड़े खुश होते हैं और बड़ा कहते हैं हमारी तुम्हारी साइंस भी यही कहती है। जो धर्म के लोग होते हैं वो साइंस को जहां जहां उनको लगता है कि उनका सपोर्ट मिल रहा है, साइंस का, देखिए साइंस भी यही कहती है, आइंस्टाइन ने भी यही कहा है, ये इसने भी यही कहा, ओपेनहाइमर ने देखिए गीता पढ़ी थी, तब अपना क्यों सपोर्ट मिल रहा है। और जहां पे वो अपोज करने लगते हैं, वो कहते हैं इनको कुछ नहीं पता। इट इज ऑलवेज, हमें हमेशा चाहिए सपोर्ट जनता का। हाँ, हाँ। पहले देखो शुक्ला जी के बच्चे को देखो, वो शर्मा जी के बच्चे को देखो, जिस दिन तुम निकल गए आईटी से, अरे ये दिल्ली है, ये मेरा बेटा। तो हम लोग आगे कहने लगे कि भैया जैसे कि तुम पैदा जब हुए, तुम अर्थ के जिस जगह पे पैदा हुए उस हिसाब से जैसे तुम पैदा हो रहे हो, तुम्हारा वो डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, तीन चीजें देखते हैं ना, टाइम भी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे से कि यू हैव अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, अर्थ के जिस कोने पे जिस समय पैदा हुए उस समय के हिसाब से एक वेलोसिटी होगी तुम्हारी अर्थ पर। तो इट मींस यू आर अ न्यूली क्रिएटेड वेव इन इन द फिजिकल वर्ल्ड। वैसे तो एग्जिस्ट थे, तुम कर रहे थे, पर फिजिकली तुम्हारा एग्जिस्टेंस उस वर्ल्ड में तभी आया। और बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, उनकी भी वेव्स हैं, तब मूव कर रहे हैं। तो तुम्हारी वेव और ये वेव अब इंटरेक्ट करेंगी, तो हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कहेंगे तुम्हारे भाई शनि की 7.5 ही चल रही है, या फिर कहेंगे तुम्हारा मंगल बहुत ऊंचा है। समझ में आ रहा है? तो ये सपोर्ट मिल गया इनको, तो इन्होंने कहा कि हमारा पता नहीं कि कौन, कोई मतलब नहीं है इस बात का, आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, कोई मतलब नहीं है इस बात का, बट हाँ इनको लगा कि उस कहानी से मैच करती हुई कहानी है, तो हम, और तुम यकीन भी कर लोगे क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ह्यूमन नेचर है, जैसे ही कहानी में सिमिलैरिटी आती है हमें लगता है कि हाँ यार ये सही बात तो कह रहा है। हमें हमेशा दिस इज द, ये लॉजिक का एक तरीका है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, लॉजिक हमें तब लगते हैं जब हमें दिखता है कि यार यहाँ पे भी तो ऐसा हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो लॉजिक हम कई बार जस्टिफाई कर, कई बार लोग फालतू बातें भी जस्टिफाई कर देते हैं कुछ और जगह एग्जाम्पल देके, और तुम रन टाइम पे सुन रहे होते तो तुम्हें लगता है कि हाँ बात तो सही है, तुम इतना प्रोसेस नहीं करते हो। जब तुम ठंडे दिमाग से प्रोसेस करते हो तुम्हें लगता है कि दोनों बातों में कोई मतलब नहीं था, पर हमें सिमिलैरिटीज पसंद है, हम तभी चीजों को सही मानते हैं, हम इसीलिए अपने भगवान हमारे जैसे बनाते हैं, हमारे भगवान ऐसे ही बनाते हैं, हमारे भगवान हिंदी बोलते हैं, और इजराइलियों के नहीं बोलते हैं, वो वहां जाके वो हिब्रू बोल रहे हैं। इतनी भाषाएं जो हम बना रहे हैं वही वो भी बना चुके हैं भाषाएं, तो ऑब्वियसली सबकी कहानियां अलग अलग। हमारे भगवान हमारे जैसे दिखते हैं, उनके भगवान उनके जैसे दिखते हैं। बैक टू द गेम। क्या लिखा हमने, कहा लिखा? रदरफोर्ड का मॉडल, तो यही सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। बाकी सारी हमें तो सवालों का समझ में आना चाहिए कि क्या कैसे करना है। राइट ऑन। बोर मॉडल, बोर मॉडल, जो लिखने की चीज है वो काम की वही लिखते हैं। बोर एक्सेप्टेड रदरफोर्ड मॉडल with two postulates, with two postulates। बोर मॉडल जैसे ही बोर रदरफोर्ड के मॉडल को ही उन्होंने कहा कि सही है, कि बहुत एक्सपेरिमेंट करके, with two postulates। जितने भी इंटेलिजेंट हुए हैं, चाहे आइंस्टाइन, चाहे रदरफोर्ड, सॉरी ये बोर, या फिर डी ब्रॉय, या फिर न्यूटन भी समहाउ, इन्होंने कभी खुद बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए।
और मैं वो दूसरों के एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उसमें अपना ज्ञान छेपते हैं, इसलिए मैं भी वैसे वीडियो बनाता था। कि दूसरों के एक्सपेरिमेंट देखो और बताओ ये गलत है साले तुम्हारा। मैंने कहा इन्हीं जैसा काम करता हूं मैं। बैक टू द गेम। क्या बोला? बोर मॉडल। मॉडल विद टू पोस्टुलेट्स। नंबर वन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम। एटम बोला उन्होंने, एक थोड़ा सा दूरदर्शी वाला विचार था। एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड। जेड, ZES जो भी लिखना है लिख सकते। L is equal to NH upon 2 pi। ठीक है, H is Planck's constant। कई बार you can write C it in the form of NH cross। H cross is a symbol of H upon 2 pi। कभी H cross करके लिखा हो तो H upon 2 pi है। ठीक है, इन्होंने एटम का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज बोला। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हो सकता है हमारे असली लाइफ में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था और न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा था, तो मोशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर रहे होते थे, न्यूक्लियस नहीं कर रहे हैं। तो आपने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही एंगुलर मोमेंटम लिखा क्योंकि न्यूक्लियस रुका हुआ था। पर हो सकता है कि जेई आपको सवाल दे जिसे बोले कि इलेक्ट्रॉन की जगह एक दूसरा पार्टिकल हमने अज्यूम किया है, वो घूम रहा है, उसका मास न्यूक्लियस के कंपैरेबल है, तो उसमें वो भी घूमेगा, बाइनरी स्टार जैसा वो भी घूमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जब वो भी घूमेगा उसके साथ, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे NH अपॉन 2 पाई, जैसा कि बोर मॉडल में किया था, वो CO मॉलिक्यूल में किया था। CO मॉलिक्यूल में किया था, लेकिन हमारे अभी स्टैंडर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवालों में तो हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा होता है, तो L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, दिस इज फर्स्ट। बट इट इज, याद रखिएगा, इन्होंने एटम का कहा था, इलेक्ट्रॉन का नहीं कहा। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं कहा था। इत्तेफाक से स्टैंडर्ड वाले केस में इलेक्ट्रॉन ही चलने वाली चीज है। हाँ, वो सेंटर मास वहीं चिपका हुआ। सन और अर्थ वाली कहानी, सन और सन हम बोलते हैं, सन अर्थ के साथ हम सन की तरफ घूम रहे हैं, पर बाइनरी स्टार में सन भी घूम रहा होता। अगर हमारा मास बहुत ज्यादा होता तो सन और दोनों घूम रहे होते ऐसे। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। हर एक जगह जहां पे कंफ्यूजन हो को लिखते रहेंगे कि ये अपनी भाषा में खुद से लिख लीजिए इस बात को कि अगर कभी कंपेरेबल मास आ गया इलेक्ट्रॉन का किसी सवाल में, इस सवाल में बदलाव कर करके देगा, तो एंगुलर मोमेंटम किसका क्वांटाइज करेंगे? एटम का, कभी भी पार्टिकल का नहीं, एटम का। ठीक है बच्चों, एटम का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। नंबर 2, in these special orbits where electron revolve, अगर एमसीक्यू में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बोले तो टिक करके आ जाइएगा। अगर बोले कि इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों लिखा हो, इलेक्ट्रॉन का और एटम का, और सिंगल चॉइस है, तब आप एटम वाले को टिक कराइएगा। अगर नहीं लिखा है एटम का, तो समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाहता, तो थोड़ा कॉमन सेंस से इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन का ही टिक कर दीजिएगा। इन दीज स्पेशल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट और एमिट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इन ऑर्बिट्स में घूमते घूमते वो कोई रेडिएशन नहीं निकालते, चुपचाप घूमते रहते हैं। इट मींस देयर एनर्जी इन दिस और इन द ऑर्बिट, किसी गिवन ऑर्बिट में समय के साथ नहीं बदलती। किसी गिवन ऑर्बिट में एनर्जी समय के साथ नहीं बदलती। इस ऑर्बिट में रहेगा तो उतनी ही एनर्जी होगी, ये बात फिक्स्ड है। ठीक है,
लिख लीजिए, ये दो पॉस्टुलेट हो गए। बट बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली, ये लिमिटेशन है। बोर मॉडल सिर्फ किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही। व्हाट डज हाइड्रोजन लाइक एटम मीन? विच हैज वन इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए ही वैलिड है। यानी सिंगल प्लैनेट सोलर सिस्टम है ये, एक ही इलेक्ट्रॉन होना। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। He+, वैसे तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर He+ करके एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया। He+, Li2+, हाइड्रोजन He+, Li2+। तो इनमें हमारा इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा, इनके बारे में हाइड्रोजन मॉडल सही है। ठीक है, ठीक है, गुड। तो अब हम देखते हैं, मान लिया एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसमें Z प्रोटॉन्स हैं और N न्यूट्रॉन्स है। तो Z इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर, और N इज न्यूट्रॉन नंबर, एंड Z+N इज एटॉमिक मास। आई होप इतना केमिस्ट्री याद है आपको। Z एटॉमिक नंबर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, R रेडियस में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है, इसकी स्पीड v है। तो हम लगाते हैं, हमारे पास जो जैसे भी हमने किया था, क्या है? mv²/r इज इक्वल टू kZe/r, के r², सॉरी, kq/r²। ठीक है, पहली इक्वेशन F बराबर ma। दूसरी mvr इज इक्वल टू NH/2π। करिए मेहनत और R निकालिए, V निकालिए, बताइए मुझे कितना आया। R निकालिए, V निकालिए, वेलोसिटी आई 2πk Ze²/NH। बहुत ही पक्का, वेरी गुड। रेडियस N² H², 4π² M k Z²। ये आगे नहीं, ये फॉर्मूले लगभग से याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, या नहीं हो तो निकाल भी लेंगे रन टाइम पे, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली इस तरह के पूछे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड सवाल है, जो जेईई मेंस में आएंगे वो, या फिर जे एडवांस में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जे एडवांस में हमेशा मुश्किल सवाल ही आता है। जो स्टैंडर्ड सवाल है वो क्या पूछे जा सकते हैं? वो कहेगा कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे पार्टिकल से जिसका मास डबल है, बाकी सब चीजें सेम रखी, बाकी सब चीजें सेम रखी, तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? दिख रहा है m नीचे आ रहा है, दिख रहा है क्या? रेडियस का m नीचे आ रहा है यहां पे, और वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से फर्कों वाले सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसको डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर है? जैसे अगर मैंने पूछा एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज डबल हो जाता तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता? इलेक्ट्रॉन का चार्ज डबल हो जाता तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पे क्या फर्क पड़ता? क्यों? वो दिख रहा है ना आपको, ये इंपॉर्टेंट था कि ई स्क्वायर देखिए पगला, क्योंकि जिसको फॉर्मूला याद होगा वो तो ई स्क्वायर देखेगा,
वो कहेगा ई डबल तो वी 4 टाइम्स, पर आपको पता है कि जेड ई है वहां पे लिखा था। जेड ई तो हमारे न्यूक्लियस का चार्ज था, उस पर फर्क नहीं पड़ा सवाल में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फर्क पड़ा है। तो एक ई डबल हुआ है, दूसरा ई एज इट इज रहा है, जैसा आपने बहुत क्लियरली समझाया, जैसा आपने बहुत क्लियरली समझाया। क्लियर है मेरी बात? ऐसे सवाल कर ही लेंगे। अब हम यहां पर v की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, क्लियर है? तो अब इसकी वैल्यू को अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो r हमारे पास आ गया n स्क्वायर बाई z, बाकी सब कांस्टेंट है r नॉट। अब हमें इस फॉर्म में याद रखना है, बाकी सबको इसी फॉर्म में याद रखें, सारी फिजिकल क्वांटिटी। r आ गया n स्क्वायर बाई z, r नॉट, v आ गया z बाई n, v नॉट, लिखते जाएंगे। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी आ गई? n स्क्वायर बाई z r नॉट। ठीक है, ये जो नॉट नॉट टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कौन सा है? ये अगर n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या r की वैल्यू r नॉट हो जाएगी? यानी r नॉट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उन सबका नाम बोर क्वांटिटी। जैसे इट इज आर नॉट इज कॉल्ड बोर रेडियस, आर नॉट इज कॉल्ड बोर रेडियस। मतलब अगर कोई बोले बोर दिस बोर दैट निकालो, बोर वेलोसिटी बताओ, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी बतानी, एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। क्लियर है मेरी बात? तो आर नॉट इज कॉल्ड बोर रेडियस, इट इज बोर वेलोसिटी। केमिस्ट्री में सर आपको याद भी करा देते हैं, 0.529 एंगस्ट्रॉम, शायद मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बताता है वो, हमसे ये नहीं चाहता कि हमें याद हो, लिख के देगा ब्रैकेट में अगर उसको जरूरत। आर की वैल्यू एन स्क्वायर बाई जेड आर नॉट, वी की वैल्यू इतनी आ गई, टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड सब निकाल लेते हैं, पर आप दो याद रखिएगा, बाकी सब तो आप निकाल ही रहे हैं, क्योंकि कम से कम दो याद रखिए। वैसे 3-4 याद रखने को कहूंगा, पर फिर भी टाइम पीरियड निकालिए। एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर क्यों नहीं लग रहा मुझे? टू पाई आर अपॉन वी करके सोच लीजिए। टाइम पीरियड कैसे सोचेंगे? 2 पाई आर अपॉन वी। अब तो मैं कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर बाई जेड डिवाइड बाई जेड बाई एन, तो एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर दिख रहा है टाइम पीरियड। अरे सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। क्या ध्यान से पढ़िएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन लिखिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ पार्टिकल जो निकल रहा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी ही बोलेगा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है। फ्रीक्वेंसी वर्ड वहां पे भी आएगा जब चौथे से तीसरे ऑर्बिट में आएगा, तो भी फ्रीक्वेंसी पूछेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल निकालो। दिमाग को कंट्रोल रखिएगा बस। मैं सब निकाल लेता हूं एक बार, सबके सबके टर्म। फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर एन की पावर 4 बाई जेड स्क्वायर, यही आएगा ना, आई नॉट। एन की पावर 4, क्योंकि आधे सवाल यही सब आते हैं कि चौथी ऑर्बिट इसका, उसकी तीसरी ऑर्बिट के टाइम पीरियड या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताओ। फॉर्मूला पता होगा तो समझ में आ जाएगा। वो बोलेगा हाइड्रोजन एटम की तीसरी Li2+ की पांचवी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का आप रेशियो बताइए, किस चीज का, किसी भी चीज का पूछ सकता है। पक्का? एंगुलर मोमेंटम सीधे NL नॉट, ये तो यही तो सबसे बेसिक क्वांटाइज था, NL नॉट, इसमें Z नहीं आता,
MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इसमें Z नहीं आता। अरे दिख रहा होगा, देख भी लो, MVR मल्टीप्लाई करो Z कैंसिल हो रहा हो। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैं सब कुछ लिखवा रहा हूं, मुझे नहीं पता किसका पूछेगा, और मैं सवाल एक भी नहीं करा रहा हूं कि इसकी तीसरी और उसकी दूसरी ऑर्बिट का निकालो रेशियो, कर लेना। अरे फॉर्मूला पता है तो बस रेशियो तो निकालना, एन की वैल्यू जेड की वैल्यू डाल के। पर मैं सारी फिजिकल क्वांटिटी जो वो पूछ सकता है सब पूछ ले रहा हूं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वैसे तो होता है आई ए, पर हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल जब घूम रहे होते हैं क्यूएल बाई 2m भी होता है, क्यूएल बाई 2m भी होता है। तो QL बाई 2m का वही रेशियो आएगा जो L का आएगा, बिकॉज Q तो कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का, मास कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या हो गया, ये भी n म्यू नॉट, अरे म्यू बराबर n म्यू नॉट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पक्का। इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट I इज Q बाई T, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी वाला Q, तो Q कांस्टेंट है, 1 बाई T यानी फ्रीक्वेंसी वाला आ जाएगा, Z स्क्वायर बाई n क्यूब इज I नॉट, इफेक्टिव करंट। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एट सेंटर, रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r, रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आई की वैल्यू z स्क्वायर बाई n क्यूब है, और नीचे r आ रहा है, r क्या होता था, n स्क्वायर बाई z, ये हो गया z की पावर क्यूब और n की पावर 5, ये आ गया z क्यूब अपॉन n की पावर 5। आपको दिख रहा है, बहुत सारे सवाल बना लेगा वो, तो दिख रहा है ना, पक्का। अरे क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपको अलग से याद रखनी है, कांस्टेंट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाई n, वो जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखनी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, माइनस के जेड ई बाई आर। पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या है, माइनस के जेड ई, देखो क्या आया, माइनस के Q1 Q2 बाई आर ना, Q की वैल्यू, Q1 की वैल्यू जेड ई, Q2 की वैल्यू माइनस ई, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस में आया होगा, वो भी याद रखनी है। माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस सी, प्लस सी। प्लस सी क्यों लिखा है, लिखे नोट करके यहां पे, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी at infinite separation is assumed to be zero. At infinite separation is assumed to be zero. And formula is K Q1 Q2 by R. But they have liberty
टू चेंज द रेफरेंस। रेफरेंस तो चेंज कर ही सकते हैं। तो सवाल बनाने वाले के पास लिबर्टी है, सवाल बनाने वाला के पास लिबर्टी है कि वो रेफरेंस चेंज कर दे। वो कह सकता है कि माना हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अब बताओ Li2+ के थर्ड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी। तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो सब कुछ डालो और C की वैल्यू निकालो, फिर तुम्हारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला Ke+Ui है। पक्का? पर अगर ना दिया जाए तो सी हमेशा, आप तो 0 लेके ही चल रहे हैं, आप तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस, लेकिन कभी भी ऐसे बोल दे कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, आपने कहा इसकी तो होनी इतनी चाहिए थी यार फॉर्मूले के हिसाब से, ये इतनी बोल रहा है, यानी +C इसने किया है, ये दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? -13.6 Z² / N² + C। -13.6 Z² / N² + C। ये C वाला कहानी समझ में आई? C याद नहीं रखना, पर कोने में रख, जैसे SHM में कोने में होता है, वैसे यही कोने में। रेफरेंस अगर किसी बंदे ने चेंज किया तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, सवाल करेंगे एक छोटे-छोटे, पर ये समझ में आना चाहिए। तो इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे, तो आई होप कि आप कर लेंगे कि हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट और के एंगुलर मोमेंटम और फोर्थ हीलियम प्लस की फोर्थ ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का कंपेयर करिए, कर लेंगे इस तरह के सवाल। गुड, राइट ऑन, राइट ऑन। फाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। The minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required by an electron to leave the orbit, by an electron to leave the orbit and go to infinity is called binding energy of electron. एक मिनट होल्ड करिए। In nth orbit, in nth orbit, its total energy is -13.6 Z²/N². At infinity, total energy is equal to 0. इन्फिनिटी पहुंच जाने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बनना, टोटल एनर्जी क्या होगी? 0+। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहां से यहां आने में? +13.6 Z²/N², यही उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। बाइंडिंग एनर्जी कम्स आउट 13.6 Z²/N²। किसी भी nth ऑर्बिट से, किसी भी nth ऑर्बिट से, किसी भी nth ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई 13.6 Z²/N²। क्लियर है मेरी बात? लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, the amount of energy required by an atom to move electron from last orbit, to move electron from last orbit to infinity is called ionization energy.
लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। इन हाइड्रोजन लाइक एटम, in hydrogen like atom, first orbit is the last orbit. In hydrogen like atom, first orbit is the last orbit. क्लोरीन की बात करेंगे तब अलग होगा, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहां पर होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वही उसका लास्ट ऑर्बिट हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी 13.6 Z square, 13.6 Z square. Is it right? लास्ट ऑर्बिट से जाने के लिए यानी फर्स्ट ऑर्बिट से जाने के लिए तो कितनी हो जाएगी? 13.6 Z square. राइट ऑन। एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रह सकता है, n=1 में रह सकता है, n=2 पे रह सकता है, n=3 पे रह सकता है, n=4 पे रह सकता है, एंड सो ऑन अप टू n=इंफिनिटी। ये हमारा हाइड्रोजन जो है उसकी एनर्जी स्टेट अलग अलग ऑर्बिट में रहेगी। इलेक्ट्रॉन चाहे इस एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में हो, चाहे इस एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में हो, उसकी एनर्जी तो सेम ही होगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट को हमने कहा फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी की, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसको फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी कहा। या इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में हो या इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में हो, एनर्जी तो उसकी -13.6 Z² के हिसाब से ही आएगी। तो इन सारे लेवल्स को हमने एनर्जी लेवल्स कहा। तो हमने n=1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी तक होंगे, तो यहां तक डिफाइन किया। इसका क्या नाम है? ये है फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी स्टेट या के स्टेट, के स्टेट भी कह सकते हैं इसको, या फिर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, के स्टेट या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? सेकेंड एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट कह दिया या एल स्टेट कह दिया। के स्टेट के बाद, के के बाद एल स्टेट नाम दिया गया, या इसको दूसरा नाम दिया गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। जैसे इसका नाम ग्राउंड स्टेट है, इसका नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी स्टेट के नाम में इसका नाम है सेकेंड एनर्जी स्टेट। तो बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन कि एनर्जी स्टेट लिखा है कि एक्साइटेड स्टेट लिखा है। इसका क्या नाम हो गया? एम या थर्ड एनर्जी स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसका नाम क्या हो गया? एन और फोर्थ एनर्जी स्टेट या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है। वैल्यूज क्या है? इसकी वैल्यू है -13.6 Z²। एन की वैल्यू 1 डाल दिया तो कितना आ गया? -13.6 Z²। अगले वाले की कितनी आएगी जल्दी बताइए? एन की वैल्यू 2 डालिए, इसकी आ गई एनर्जी वैल्यू -3.4 Z², -3.4 Z², -3.4 Z², -3.4 Z²। अगली कितनी आई? एन की वैल्यू 3 डालिए,
पक्का कैलकुलेशन आपको करनी है, सही कर रहे हैं। -1.51 जेड स्क्वायर, -1.51 जेड स्क्वायर, -1.51 जेड स्क्वायर। एन की वैल्यू 4 डालिए, 0.85, तो -0.85 जेड स्क्वायर। अब शायद आपको दिख रहा होगा कि मैंने गैप्स बदलते हुए क्यों दिखाए हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं गैप छोटे होते जा रहे हैं। तो लाइनें जो मैंने स्कीमेटिकली ड्रॉ की हैं उनके बीच में गैप ऊपर जाते थे, कम करता दिखा रहा हूं। दैट इज द ओनली रीजन। नहीं भी दिखाएंगे तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आपसे ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, पर अगर आप दिखाएंगे तो बढ़िया है, क्योंकि आप दिखा पा रहे हैं कि एनर्जी स्टेट्स कम होता जा रहा है। एंड सो ऑन हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पक्का? राइट डाउन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ पॉइंटर्स हैं याद रखने हैं। नंबर वन, ग्राउंड स्टेट is most stable state. Ground state is most stable state. सबसे कम एनर्जी है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन will always try to be in ground state. Electron will always try to be in ground state. ग्राउंड स्टेट में ही रह सकता है इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 2, by absorbing energy, by absorbing energy, ब्रैकेट में, due to photon absorption, due to photon absorption, or collision with other particle, due to photon absorption or collision with other particles, ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा था? ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी था ब्रैकेट से पहले। इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हायर एनर्जी स्टेट, कैन गो टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, यानी कि वो Z n इक्वल टू 1 से ऊपर जा सकता है, n इक्वल टू 1 से ऊपर जा सकता है। अगर उसको एनर्जी मिल जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकता है। इसमें दो कंडीशन है, लिखिए ए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू, एग्जैक्टली अंडरलाइन करिएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, यानी कि अगर मान लो यहां से यहां जाना है तो उसको 10.2 जेड स्क्वायर ही चाहिए। तो अगर उसको आपने किसी प्रोसेस में कहा कि तुम 11 ले लो, उसने कहा 11 नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 10.2 जेड स्क्वायर मिलेगी तो वो लेगा और वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा। अगर आपने इसके कम दे दी, उससे ज्यादा दे दी, तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता नहीं है, चूजी है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर देगा उस एनर्जी को जो अगर आपने कहा ज्यादा ले लो, ज्यादा नहीं चाहिए, उसने कहा मुझे यहां से यहां पहुंचने में जितनी एनर्जी चाहिए एग्जैक्टली उतनी ही दोगे तो लूंगा। अगर आपने यहां से यहां के गैप के बराबर जो भी आ रहा होगा 12.1 के बराबर एनर्जी दी तो एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपने 12.2 दे दी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर आपने 12.1 दे दी तब एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर आपने 12.5 दे दी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसको एग्जैक्टली चाहिए उतना एनर्जी जितने में वो पहुंच पाए, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा, वो चूजी है। क्लियर है क्या मेरी बात? लिखिए पॉइंट नंबर 2, all the absorptions will take place from ground state only.
all the absorption will take place from ground state only until unless specified. सवाल में बता दिया जाए तो अलग बात है, नहीं तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमेशा कहां से होने वाला है? ग्राउंड स्टेट से। आपने कहा क्यों सर? पहले मान लीजिए ऊपर चला जाए, फिर दूसरा फोटोन वहां पे लेके ऊपर चला जाए। सवाल बनाने के लिए बना सकते हैं, पर होता क्या है कि जब वो ऊपर जाता है तो वहां पर वो बहुत समय तक नहीं रहता, वो तुरंत ही कुछ माइक्रो सेकेंड्स में या उससे कम समय में ही नीचे आ जाता है। यानी इसका टाइम ऑफ लाइफ इन अनदर ऑर्बिट्स विल बी ऑलमोस्ट जीरो। तो ये जैसे ही ऊपर जाता है वहां रुकता नहीं है, जाया वहां पे कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ नैनो सेकेंड के लिए रुका और अल्टीमेटली कहां वापस आ गया? ग्राउंड स्टेट। तो यानी मेनली वो हमेशा कहां पाया जाएगा? ग्राउंड स्टेट में। तो एब्जॉर्प्शन जब भी होगा कहां से होगा? ग्राउंड स्टेट से होगा। ये कभी ऊपर वाली ऑर्बिट से सवाल बनाने वाले ने बना दिया कि कर रहा है तो हम कर देंगे, नहीं तो बिना कहे हमेशा कहां से होने वाला है? ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, सो absorbed energy will be in the form, absorbed energy will be in the form 13.6 z square into 1 minus 1 by n square, where n is 2, 3, 4, 5 etc. यानी कि अगर वो ग्राउंड से ऊपर जाके एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है तो ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। डेल्टा ई एब्जॉर्ब का फॉर्म यही होगा। कोई रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए। 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर थी, वहां पे एन पे गया है तो कितनी लेगा? तो ग्राउंड स्टेट, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। पक्का? किसी का सी पॉइंट भी लिख लीजिए, सी पॉइंट, सी पॉइंट। If given energy is more than ionization energy, given energy is more than ionization energy, या तो इस फॉर्म की एनर्जी होगी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर आपने मान लो उसको एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर से ही ज्यादा दे दी, यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो उसके बाद वो चूज ही नहीं रहता, उसके कहता जितनी दोगे ले लूंगा। क्योंकि अगर आपने मान लो 15.6 जेड स्क्वायर दे दी तो 13.6 जेड स्क्वायर उसको बाहर जाने में मिलेगी, चाहिए होगी तो चला जाएगा, और बाकी जो बची 2 उसकी काइनेटिक एनर्जी लेके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, इट बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा? इफ द गिवन एनर्जी इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी इट विल बी एक्सेप्टेड। यानी डेल्टा ई या तो उस ऊपर वाले फॉर्म का हो या बड़ा हो 13.6 जेड स्क्वायर से, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं एनर्जीज की, ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज है एनर्जी। ऊपर तो आपने लिखा है 13.6 जेड स्क्वायर उस फॉर्म में हो, अगर उस फॉर्म में नहीं हो तो इससे ज्यादा हो तो भी काम चल जाएगा। इससे ज्यादा होगी तो हमें मिलेगा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था और आपने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई की, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन भेजे, एक भेजा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन और एक बोला 15 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो किसी गैप से मैच कर इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पर 15 वाला इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। किस काइनेटिक एनर्जी का? 1.4। तो 1.4 काइनेटिक एनर्जी का फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। एग्जांपल लिख लें, इफ हाइड्रोजन सैंपल इज bombarded, if hydrogen sample is bombarded with multiple photons of energy 10 electron volt, 10.2 electron volt, 12 electron volt, 14 electron volt, इन 4 एनर्जी फॉर्म के फोटॉन्स उसने भेजे, इन 4 एनर्जी फॉर्म के फोटॉन्स उसने भेजे, then 10.2 electron volt and 14 electron volt
photons will be absorbed. Photons will be absorbed. Photons will be absorbed. क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या बन, और and we will get a free electron of energy 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये फोटोन क्या हो जाएंगे, इसमें ये दोनों नंबर एब्जॉर्ब हो जाएंगे. इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला जो मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम डायग्राम. देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैं एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन. यहां पे मैं एनर्जी ऑफ फोटोन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एनर्जी. और यहाँ पे उनकी इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टोटल इंटेंसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय दिस इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो आपके पास इसकी इंटेंसिटी, ये आपके पास कौन कौन से भेजे थे हमने? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला था, उसकी कुछ इंटेंसिटी रही होगी. अरे समझ में आ रहा है? उसके बाद 10.2 वाला है, उसकी भी कुछ सेम एनर्जी दे दी हमने, उसकी भी इंटेंसिटी रही होगी. ये पॉइंट बनाया हमने, इंटेंसिटी इसकी यहां रही. उसके बाद 12 वाला किया, 12 वाला भेजा हमने. उसके बाद 14 वाला भेजा हमने, 14 वाला भेजा. ये हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट स्पेक्ट्रम कहते हैं. स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ एक ग्राफ बनाया हमने, इंटेंसिटी, मोटा मोटा इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी या इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. अभी बात करूंगा, पर मोटा मोटा समझिए कि ये ग्राफ बनाया. इसमें ये बताता है कि एनर्जी कितनी है, या वेवलेंथ हो सकता था, या फ्रीक्वेंसी हो सकती थी, दोनों एक ही बात है. और यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी दिखाई. अब ये हमारा इंसिडेंट रेडिएशन था. अब जब हमारे इस हाइड्रोजन सैंपल से ये गुजरा, इस हाइड्रोजन सैंपल से ये गुजरा, तो जब ये गुजर के बाहर निकलेगा, तो अगर ये ग्राफ नहीं गुजरता है, इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. जब गुजरा तो हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी 10 वाले की अभी भी उतनी ही है, 10 वाले की अभी भी उतनी है, और हमारे 12 वाले की अभी भी उतनी है. लेकिन जो 10.2 वाला था, वो आपकी इंटेंसिटी उसकी थोड़ी कम हो गई होगी. क्यों? क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और 14 वाला भी एब्जॉर्ब हो गया. तो क्या आपको यहाँ पे दिखाई दिया? लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमने सब कुछ भेजा होता, 10 से लेकर 14 तक सारे भेजे होते, 10 से लेकर 14 तक सारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भेजा होता, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता, तो क्या यहाँ पर आपको पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई देता? अरे सब पे कुछ, सब पे कुछ, सब पे कुछ, अरे दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे जब बनाते, तो क्या कुछ व्हाइट व्हाइट की जगह बीच में कुछ काली काली लाइनें होती? काली काली लाइनें मतलब लाइनें काली खींची नहीं है, वहां की इंटेंसिटी गायब कर दी है, तो लग रहा है ना पूरा व्हाइट चिपका था, उसमें काली काली लाइनें आ गई. तो हम कहते हैं कि दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. कुछ लाइनें मिसिंग हैं. हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइनें मिसिंग हैं. मिसिंग का मतलब समझ में आया आपको क्या कह रहा है? तो अंग्रेजी में उसको बोलेगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस मिलती हैं. डार्क लाइंस मिलती हैं का ये एक सिर्फ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो एब्जॉर्ब कर लिया. क्यों? अगर ये पूरा का पूरा सब यहां से यहां तक सब गए भेजे होते, तो पूरा सफेद दिख रहा होता आने वाला इनसे, और यहाँ पे जब होता कुछ सफेद सफेद के भी कुछ गायब हो गए होते, तो वहां से गायब हो जाते, तो वहां छोटी लाइनें बनाते या गायब दिखाते. जब गायब दिखाते तो वहां पे क्या दिखाई देती? डार्क लाइंस दिखाई देती. तो हम कहते हैं कि ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब यही होता है, यही जो हमने जो सन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखा, सन को हाइड्रोजन में गुजारा, तो उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम जो देख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए क्या है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस मिलती है. डार्क लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मिसिंग वेवलेंथ, मिसिंग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है. क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये आपका ऐसा, ये आपका इसे एब्जॉर्ब होने के बाद ये मिला, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. उतार लीजिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम. 12 वाली क्यों एब्जॉर्ब नहीं हुई, मयंक ने पूछा. तो 12 वाली क्यों एब्जॉर्ब करके क्या किसी हायर स्टेट में पहुंच पाता क्या वो? क्या कोई 12 वाली, उसने क्या कहा कि मैं तभी एब्जॉर्ब करूंगा मयंक जब वो इस फॉर्म की होगी, या तो इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की होगी. तो क्या 12 कहीं पे फिट हो रहा है? इससे तो बड़ा तो नहीं है, यहाँ तो फिट नहीं हो रहा. यहाँ 12 फिट करके क्या एन का रियल, एन का नेचुरल नंबर मिल पाएगा क्या आपको? नहीं मिल पाएगा. इसका मतलब है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा. क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि चूजी है, हर कुछ नहीं रख सकता. इट कैन नॉट हैव एवरी वैल्यू.
It can have only these values. That is why those lines 12 electron volt is not absorbed. 12 electron volt is not absorbed. उसमें थोड़ी मिलेगा, वो कहीं और निकल जाएगी. अरे हमने लाइट भेजी, इसको रीड किया, ये हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये कहीं और निकालेगा, उसको एमिशन स्पेक्ट्रम का. उसमें वही लाइनें मिलेंगी जो इसमें मिसिंग थी या उससे कुछ ज्यादा मिल जाएंगी. हो सकता कैसे है? उसी में नहीं आता. ये कुछ माइक्रोसेकंड के लिए ही जो था, कुछ माइक्रोसेकंड में ही जो डिफरेंस आ रहा है, उसी से डिफरेंस दिख जाएगा कि ये अभी मिसिंग है, बाद में मिल गई है. वो लाइन तो मिलेगी तो अल्टीमेटली वो एनर्जी है ही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ग्राउंड स्टेट में आएगा ही आएगा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? इंसिडेंट जैसे ही बाहर निकली उसमें जो मिसिंग है, लेकिन अभी वो मिसिंग है, वो वापस मिलने वाली है हमें. क्यों मिलने वाली है? क्योंकि ये ऊपर जाके रहेगा नहीं, सती नहीं हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल कम डाउन. उसमें जो मिल रही होंगी उसे हम क्या कहेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या होता है. अगला पॉइंट, आंखों से थोड़ी हम देख रहे हैं, हमें कोई मिसिंग ये स्पेक्ट्रम, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, जो एमिशन जो रेडिएशन आ रहा था उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया तार इंटेंसिटी का, उसके बाद उसका रेडिएशन का ग्राफ ड्रॉ किया गया. तो दोनों ग्राफ में मिसिंग लाइंस है. एब्जॉर्प्शन जो गायब हो गया उसको थोड़ी देख पा रहे हैं हम. क्लियर है? एज द लाइफ स्पैन, नेक्स्ट पॉइंट, इसके 3 नंबर था शायद, वो 2 था, 3 नंबर. The lifespan of electron in higher energy state. The lifespan of electron in higher energy state. The lifespan of electron in higher energy state is few nanosecond. फिर भी हम ऐसे अपने एनसीईआरटी से वैल्यूज रटेंगे, कितना एग्जैक्टली दिया हुआ है. वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या मॉडर्न फिजिक्स में हमें वैल्यूज एनसीईआरटी से रटनी पड़ेंगी. कुछ वैल्यूज क्या देगा, उसने बोला इतना होता है तो वही मानेंगे. ठीक है, कि अगर उसने लिखा 10⁻⁷ सेकंड लिखा है तो 10⁻⁷ सेकंड रटेंगे, उसमें दिमाग नहीं लगाना. तो it will finally come to ground state. It will finally come to ground state. Ground state. पक्का? हायर एनर्जी स्टेट में लाइफ स्पेन उसका कम है तो अल्टीमेटली कहां आएगा? ग्राउंड स्टेट. बाई एमिटिंग one or multiple photons. By emitting one or multiple photons with total energy equal to gap. भाई चौथी स्टेट में है, चौथी स्टेट में है, चौथी स्टेट में उसकी एनर्जी आपने बताई 0.85 है और 13.65 13.6 में फाइनली वो आना है. तो इसका मतलब है 0.55 लग कितना आया? कितना? 0.8 0.75 कितना आया? 0.75. अरे माइनस 0.85 से 13.65 का गैप कितना है डिफरेंस? 12.875 घटाओ 12.75 ही तो आया. 13.6 से 0.85 नहीं घटा पाओगे. 12.75 तो गरीब क्या पागल हो गए हो क्या? 12.75. तो इसका मतलब है ओवरऑल तो 12.75 एनर्जी है, वो निकालेगा, फोटोन निकालेगा. अब उसमें एक फोटोन भी निकाल सकता है और वो कई फोटोन भी निकाल सकता है. आपने कहा सर कैसे डिसाइड करेंगे? ये बिल्कुल नहीं पता कैसे डिसाइड करेंगे क्या निकालेगा, लेकिन क्या क्या निकाल सकता है ये हमें पता है. क्या क्या निकाल सकता है, क्योंकि यहां से यहां जब आना है तो हो सकता है वो रुक रुक के आ जाए, हो सकता है डायरेक्टली आ जाए. अगर वो रुक रुक के आएगा तो पहले ये गैप के बराबर का फोटोन निकालेगा, फिर यहां से यहां के बराबर का फोटोन निकालेगा, फिर यहां से यहां के बराबर का फोटोन निकालेगा. तो 3 तरह के फोटोन निकाल सकता था ये. पर टोटल एनर्जी तो उसकी उतनी ही होगी 12.7 इलेक्ट्रॉन. तो ये टोटल एनर्जी तो जो यहां से यहां तक है वही निकलेगी, लेकिन वो टुकड़ों में निकाल रहा है कि इकट्ठे निकाल रहा है नहीं पता, नहीं पता. क्लियर है क्या मेरी बात? इट कैन क्या लिखा हमने? इट
हाँ, और उसके बराबर टोटल फोटोन निकालेगा, कई सारे फोटोन निकाल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यही एक्चुअली लाइफ में फंडामेंटली हमारा जीवन का मकसद ही यही है कि एनर्जी को ब्रेक डाउन करना, एनर्जी को तोड़ना, एनर्जी को तोड़ना ही हमारा मकसद है, और इसी का नाम है एंट्रोपी बढ़ाना। एनर्जी को तोड़ना है, बड़ी एनर्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसीलिए पैदा हुए, और कोई रीजन नहीं हमारे पैदा होने का। हमें भगवान ने बनाया है एज ए एजेंट कि एनर्जी तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। चावल के पास एनर्जी थी, खा खू के अपने छोटे छोटे जगह एटीपीज में बनाओ और उसको काम करके निकाल दो, तब इधर की एनर्जी। सन के पास जो एनर्जी आ रही थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, स्टार्च बना के इकट्ठा करो, फिर इनको फैलाओ। सिर्फ एनर्जी तोड़ना ही काम है। तो वही काम करता है कि ओवरऑल एनर्जी तो उतनी ही है। फोटोन उसने क्या किया, फोटोन उसने 12.75 का एब्जॉर्ब किया, अल्टीमेटली उसको 12.75 निकालनी तो है ही है। सन से जितना रेडिएशन अर्थ पे गिरता है, क्या हम उसका कुछ परसेंट एब्जॉर्ब कर रहे होते? अगर हम एब्जॉर्ब कर रहे होते तो सन गर्म होके, अभी हमारे गर्म होके मर चुके होते हम सब लोग, हम सब वापस भेज देते हैं स्पेस में। लेकिन एक ही काम करते हैं, घुमा फिरा के डायनामिक इक्विलिब्रियम बना हुआ कि 500 जूल आ रहा है अगर मान लो, तो हम 500 जूल वापस भेजेंगे, हमें नहीं चाहिए एक भी तुम्हारा। लेकिन उस 500 जूल के कचरे कर दिया हमने, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया और उसके वापस कर दिया। अरे जितनी एक बार पहले है उसके बाद अगर लगातार गर्म नहीं हो रही है, जितनी है वो मेंटेन है, नहीं तो वो गर्म होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए, तो जितना आ रहा है उतना ही हम वापस भेजते हैं, लेकिन टुकड़ों में तोड़ने का काम। तो यही काम इनका भी है, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक फोटोन एब्जॉर्ब करके 3 निकाल सकते हैं, और एक भी निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा थर्ड से फोर्थ से 1 में आ गया, क्या करेगा मुझे नहीं पता। देखिए, these emitted photons are called emission spectrum। अब इनका जो लाइट निकलेगी उसमें अगर हम इंटेंसिटी देखेंगे तो उनकी कुछ फोटॉन्स की इंटेंसिटी मिल जाएगी सडनली। ये क्या कहलाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। प्रशांत, है तो इमेजिनरी ही सब कुछ कहानी, लेकिन कहानी है तो कहानी हमें माननी पड़ेगी। क्या लिखा हमने? एमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए पॉइंट नंबर ए इसका, ऑल पॉसिबल वेज फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड are equally likely। All possible states, all possible transitions from higher energy state to ground is equally likely। equally likely। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ऊपर से नीचे उसको आना है, तरह तरह के तरीके हो सकते हैं, हर तरीका इक्वली लाइकली। कौन सा पसंदीदा तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे तरीके क्या है? इक्वली लाइकली। जैसे एक सवाल लिखते हैं, ये सवाल आया नहीं है, कभी आ सकता है, अगर अच्छा सवाल कभी जे एडवांस बनाएगा। एकदम आसान सवाल, पर मैथ्स का ही है ऑब्वियसली। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम is in fourth energy state, is in fourth energy state। एक ही इलेक्ट्रॉन है, चौथे एनर्जी स्टेट में है। What is the probability, what is the probability that we get 1 photon of energy 12.75 electron volt, energy of 12.7.5 electron volt in emission spectrum, in emission spectrum, in emission spectrum। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे एनर्जी स्टेट पर है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एमिशन स्पेक्ट्रम, इन एमिशन स्पेक्ट्रम। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे एनर्जी स्टेट पर है, क्या प्रोबेबिलिटी है,
उसके पास नीचे आना है, नीचे आने का हर तरीका इक्वली लाइकली है, अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में आना है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 4 पर है, 3 2 1, अल्टीमेटली तो उसको ग्राउंड पे आना है, अल्टीमेटली तो उसको ग्राउंड पे आना है। हाउ मेनी तरीके आर देयर टू रीच डाउन टू द ग्राउंड स्टेट? हाउ मेनी तरीकेज आर देयर टू रीच डाउन टू द ग्राउंड स्टेट? How many तरीकेज आर देयर टू कम डाउन टू द ग्राउंड स्टेट? जिन्होंने भी थोड़ा सा पहले कभी मॉडल पढ़ी है, वो ये सवाल जरूर गलत करेंगे, वो ये सवाल जरूर गलत करेंगे, क्योंकि वहां पर वो NC2 जैसा एक सवाल उन्होंने जीवन में कभी किया होगा, उसी फॉर्मूले को चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं पता। अच्छा उनके लिए है जिन्होंने कभी ना केमिस्ट्री और मैथ्स फिजिक्स में कभी ना पढ़ी हो, वो शायद सही करें। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, या तो वो डायरेक्टली नीचे आ सकता था, तरीका नंबर 1 है उसके पास, या वो इस तरीके को चूज करता कि 2 3 पे आता और नीचे गिरता। ये तरीका नंबर 2 है पूरा, और अल्टीमेटली नीचे आने के तरीके देख रहा हूं। या वो यहां आता, फिर यहां रुकता, फिर यहां रुकता, ये तरीका नंबर 3 है, तो स्टॉप मार के रुकता। या फिर वो सीधे पहले यहां आता और फिर यहां गिरता, ये है तरीका नंबर 4। और कोई तरीका बताइए, और कोई तरीका है ऊपर से नीचे गिरने का? और अगर आपको थोड़ी मैथ्स आती होती तो आप ये सोच लेते कि रास्ते में 2 स्टेशन हैं, उस पे रुके या ना रुके 2 पॉसिबिलिटी है, तो यहां रुके ना रुके 2 पॉसिबिलिटी, यहां रुके ना रुके 2 पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी है 4। अगर थोड़ी मैथ्स आती, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता होता कि भाई यहां से यहां 4 से 1 में आना है स्टेशन। ये सवाल किए जाते कि स्टेशन दिल्ली से कोटा ट्रेन आ रही है, बीच में 4 स्टेशन पड़ते हैं, कितने तरीके से स्टॉपिंग्स हो सकती है? यहाँ रुके ना रुके उसका चॉइस, यहाँ रुके ना रुके उसका चॉइस। हो सकता 3 पे रुके ना रुके उसका चॉइस, 2 पे रुके ना रुके उसका चॉइस। तो हाउ मेनी वेज इट हैज? 2 टू द पावर 2। हाउ मेनी वेज इट हैज? 2 टू द पावर 2 यानी 4। वो हमने यहाँ पर दिखा भी दिए। लेकिन अगर ये n इक्वल टू 45 से 1 पे होता तो दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता, पर उसका आंसर 2 की पावर 43 होता है, 2 की पावर 43 होता। हाउ मेनी वेज इट हैज? बीच में रुके या ना रुके उसका चॉइस है। तो कितने तरीके हैं उसके पास? 4। या तो वो सीधे उतर जाता, या पहले पे रुक कर उतरता, या दोनों पे रुक के उतरता, या सिर्फ दूसरे पे रुक के उतरता। तो यही तो है, 4 तरीके हैं उसके पास। तो इन चारों का इक्वली लाइकली है। अगर आप चाहते हैं कि 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यानी कि ये वाला हो, यानी ये फेवरेबल है और चारों इक्वली लाइकली हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आंसर इज 1/4। What is the probability? Answer is 1/4। किया ना उज्जवल स्टेशन प्रॉब्लम वाला सवाल? 1/4। ये पूछा नहीं, किसी भी किताब में ये सवाल नहीं है, ओलंपियाड में इस तरह के सवाल आए हुए हैं, क्योंकि वहां पे उनको ये थोड़ी पता कि आप मग्गा मार के आए हो। हर जगह जो सवाल आए हुए हैं उसमें एक फॉर्मूला है जिससे आंसर इनका 1/6 आया था, NC2 यूज करके। क्यों यूज किया किसी को नहीं पता, क्योंकि इस तरह के सवाल जिन्होंने भी कहीं केमिस्ट्री में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक ही सवाल मार्केट में चलता है, उसका आंसर NC2 होता है, तो लोगों ने रटा हुआ है। आप सवाल कुछ भी पूछिए मॉडर्न फिजिक्स में, किसी भी केमिस्ट्री के मास्टर के पास जाए, कितने तरीके हैं, सवाल ही नहीं सुनेगा, सीधे आंसर बोलेगा NC2, क्योंकि उसने सवाल ही एक किया है आज तक जिंदगी में। जिंदगी में सवाल ही एक किया है, तो उसने कहा जो भी सवाल पूछा जाएगा आंसर NC2 ही होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। लिखिए, जनरली when
hydrogen type atom get excited. Hydrogen type atom get excited to higher energy state. It means multiple electrons reaches at higher energy state. हमेशा सैंपल एक्साइट होता है. एक एटम किसी के पिताजी नहीं ढूंढ पाएंगे, सिर्फ सवाल बनाने के लिए मैंने बनाया था. जब भी कोई बोलेगा हाइड्रोजन को एक्साइट किया गया फोर्थ एनर्जी स्टेट में, तो क्या होगा? उसके बहुत सारे एटम के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चौथी एनर्जी स्टेट में पहुंच गए होंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमेशा सैंपल एक्साइट होता है, एटम एक्साइट नहीं होता. भले कई बार वो वर्ड एटम यूज कर ले, लेकिन इस तरह के सवाल को क्लियरली वो समझा के बोलेगा, जैसे मैंने एन एटम बहुत कंफ्यूज क्लियर करेगा. और जब भी जनरली पूछा जाएगा तो हमेशा क्या मानेंगे? सैंपल एक्साइट होता है. पर उतना सोचता ही नहीं है कोई. सैंपल एक्साइट होता है. तो एक साथ हाइड्रोजन का सैंपल अगर फोर्थ एनर्जी स्टेट में पहुंचा है, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम से फोर्थ एनर्जी स्टेट में पहुंच गए होंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हमने? टू हायर एनर्जी स्टेट ना, ये लिखा है. एंड when they come down amidst series of photons. When they come down, they emit series of photons. Multiple photons करेंगे. जरूरी थोड़ी कि सब इकट्ठे ही एक ही तरीके से आए. कोई ऐसे आएगा, कोई वैसे आएगा, कोई रुक रुक के आ रहा होगा. अरे करोड़ों इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं फोर्थ स्टेट में, तो करोड़ों जब ग्राउंड में आएंगे तो कोई ये वाला तरीका अपनाएगा, कोई ये वाला तरीका अपनाएगा, कोई ये वाला तरीका अपनाएगा, कोई ये वाला तरीका अपनाएगा. अरे कोई ना कोई तरीका तो कोई ना कोई अपनाएगा, और सारे तरीके इक्वली लाइकली है. तो 10 करोड़ लोग पहुंचे हैं, तो 2.5 करोड़ लोग ये वाला तरीका अपना रहे होंगे, 2.5 करोड़ लोग ये वाला तरीका अपना रहे होंगे, 2.5 करोड़ लोग ये वाला तरीका अपना रहे होंगे. तो क्या हर तरीका वहां पे एक्चुएट हुआ होगा उसके ऊपर? हर तरीका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन में आया होगा, हर तरीका आया होगा. बहुत ही बढ़िया. क्या लिखा? सीरीज ऑफ फोटोन विद एनर्जीज corresponding to every possible gap. मतलब जब हमें 4 पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे और वो अलग अलग तरीके से नीचे आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता कौन कैसे आ रहा है, सब रैंडम आ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है. तो जब मैं यहाँ खड़ा होकर एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करने के लिए बैठा हूं क्या क्या निकल के आ रहा है, तो क्या इसमें वो फोटोन भी होगा जिसकी एनर्जी 3 से 2 के गैप के बराबर है? क्या कोई फोटोन ऐसा होगा जिसकी एनर्जी 3 से 2 के गैप के बराबर है? अरे कोई ना कोई तो आया होगा ना 3 से 2 में. तो हमें 3 से 2 के बराबर की एनर्जी का फोटोन मिलेंगे क्या? क्या हमें 4 से 1 वाले फोटॉन्स मिलेंगे क्या? क्या हमें 4 से 2 वाले फोटोन मिलेंगे क्या? क्या हमें 4 से 3 वाले फोटोन मिलेंगे क्या? क्या हमें 3 से 1 वाले फोटोन मिलेंगे क्या? क्या हमें 2 से 1 वाले फोटोन मिलेंगे क्या? तो हमने क्या लिखा है? विल गेट फोटोन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू ईच एनर्जी गैप. जो भी गैप बताया उसी करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फोटोन तो हमें एब्जॉर्ब होगा. अरे समझ में आ रहा है? ऑब्जर्व होगा ही होगा. तो कितने डिफरेंट तरह के फोटॉन्स होंगे? जितने तरह के डिफरेंट गैप्स हैं. तो अगर n इक्वल टू n पर पहुंचा हुआ है, तो क्या इनमें से कोई भी 2 नंबर में बोल दूं मुंह से, क्या उसके गैप के बराबर हमारे पास एक फोटोन मिलेगा? तो n में से 2 नंबर चूज करें. कितने तरीके हैं? nc2. इसलिए nc2 तरह के फोटॉन्स मिलेंगे. nc2 तरह के फोटोन. अगर मान लो मैं बाहर जैसे 4 पे ही था, क्या कोई फोटोन ऐसा मिलेगा 4 से 3 वाला, 4 से 3 के गैप वाला? एनर्जी से तो फोटोन की पहचान होती है लैम्डा. तो 4 से 3 की गैप के बराबर का फोटोन मिलेगा हमें. हाँ मिलेगा. 4 से 2 वाला, 4 से 1 वाला, 3 से 2 वाला, 3 से 1 वाला, 2 से 1 वाला, यानी कि कितने तरह के फोटोन मिलेंगे? 6. nc2. अरे कोई भी 2 नंबर मुंह से निकालोगे, क्या उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का फोटोन मिलेगा? तो अगर मान लो n इक्वल टू 10 था, तो 10 से 1 के भी 50 तरह के सब कुछ कच्चा बचा किया होगा. तो क्या 7 से 3 वाले में कोई मिलेगा? 7 से 3 के गैप के बराबर का फोटोन मिलेगा? यानी कोई भी मुंह से तुम्हारे 2 नंबर निकले,
तो उनके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन मिलेगा। तो 10 में से 2 नंबर चूज करने के कितने तरीके हैं? 10c2, यानी 10c2 डिफरेंट तरह के फोटॉन्स ऑब्जर्व होंगे। ठीक है? सो इन एमिशन स्पेक्ट्रम देयर विल बी NC2 लाइन्स। NC2 लाइन्स का क्या मतलब हुआ, समझ में आया? There will be NC2 type of photons, NC2 लाइन्स मिलेंगी। मयंक, NC2 लाइन्स मिलेंगी या NC2 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स, एक ही बात है। NC2 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे, मिलेंगे, या NC2 वेवलेंथ्स लिख लो, क्योंकि पता नहीं क्या लिख के बोले। How many lines are present बोल दे, how many different type of wavelengths are present बोल दे, how many different type of photons बोल दे, तो सबका आंसर क्या होने वाला है? NC2। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में कितने तरह के फोटॉन्स मिलेंगे, कितनी तरह की लाइंस मिलेंगी, उनका नंबर कितना है? NC2। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? तो NC2 तरह के फोटॉन्स हमें यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, राइट ऑन। nomenclature of emission spectrum, nomenclature of emission spectrum, emission spectrum, डिफरेंट तरह के जो फोटॉन्स मिल रहे हैं उनके नाम दिए गए, नॉमेनक्लेचर है उनका, नॉमेनक्लेचर है। नंबर 1, कभी ऊपर जाएगा तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो डिफरेंट, पता नहीं कहां जाएगा, कहां से आएगा, पर जब भी ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं से ग्राउंड में गिरने वाले होंगे। अरे 4 से 1 वाले, अरे सारे पॉसिबल केस देख रहा हूं, तो 4 से 1 वाले भी कुछ के फोटॉन्स होंगे, 3 से 1 वाले भी होंगे, 2 से 1 वाले भी होंगे, 5 से 1 वाले भी होंगे, 6 से 1 वाले भी होंगे, 17 से 1 वाले भी होंगे। तो जिनका डेस्टिनेशन 1 है और ऊपर कहीं से स्टार्ट करके 1 पे गिरे, उन सारे सीरीज के फोटॉन्स को हम कहते हैं के सीरीज फोटॉन। क्या कहते हैं? के सीरीज फोटॉन। फैमिली नाम, फैमिली नाम क्या है? डेस्टिनेशन के हिसाब से फैमिली नाम दिया। नंबर 1 लिखा के सीरीज फोटॉन, के सीरीज फोटॉन। के सीरीज फोटॉन की मतलब एनर्जी क्या हुई? के सीरीज फोटॉन का क्या मतलब हुआ? के सीरीज फोटॉन, इसका दूसरा नाम है साइंटिस्ट के नाम पर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। के सीरीज फोटॉन बोले या लाइमन सीरीज बोले, के सीरीज फोटॉन बोले या फिर लाइमन सीरीज बोले, ये कहां से कहां है? N से 1 का ट्रांजिशन, N से 1 का ट्रांजिशन जो होगा वो के सीरीज फोटॉन कहलाएंगे। ये फैमिली नाम है इनका। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फोटॉन्स होंगे जो इसको बिलोंग करते होंगे। अरे 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, करोड़ों होंगे। इन सबको फैमिली का नाम क्या है? ये सारे फैमिली कहलाएगी के सीरीज फोटॉन्स। ये इनका इनका फैमिली नेम है, सरनेम है। के सीरीज इज देयर सरनेम। पक्का? इनका फर्स्ट नेम नहीं है, ये फर्स्ट नेम नहीं है, ये फैमिली नेम है। जैसे आप गुप्ता जी हैं तो आप गुप्ता जी बहुत सारे होंगे ना, तो गुप्ता जो आपका हो गया वो आपका फैमिली नेम हो गया। वैसे ये के इनका फैमिली नेम हो गया। इनमें कॉमन एट्रीब्यूट है कि ऊपर से 1। नॉमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए। अब n से 1 में इसमें अगर 2 से 1 है तो उसका नाम है के अल्फा। हमें अंग्रेजों जैसे काम करते हैं, सरनेम पहले, फर्स्ट नेम बाद में। अब कभी फ्लाइट में जाएंगे तो आपका नाम ऐसे लिखा रहेगा, श्रीवास्तव नील। आई गेट माय पॉइंट? दे विल कॉल यू इन दिस नेम, फर्स्ट नेम पहले, अल्फा बाद में। अल्फा इसका फर्स्ट नेम है, अल्फा क्या है इसका? फर्स्ट नेम। तो के अल्फा नॉमेनक्लेचर समझ में आना चाहिए। के अल्फा का मतलब के सीरीज का, के सीरीज का सबसे कम एनर्जी वाला। अरे 3 से 1 ज्यादा एनर्जी होगी ना, 3 से 1 में ज्यादा एनर्जी होगी, 2 से 1 में कम एनर्जी होगी, तो सबसे कम एनर्जी वाला के अल्फा।
के अल्फा 3 से 1, के बीटा 4 से 1, के गामा, और डेल्टा फिल्टा जो भी है उसके आगे हो जाएंगे, इतना कोई जा नहीं रहा दूर तक। के अल्फा, के बीटा, के गामा, उसने बोला के बीटा फोटोन, के बीटा फोटोन ऑफ हाइड्रोजन सैंपल, इसका मतलब है हाइड्रोजन में 3 से 1 एनर्जी गैप, यानी के अल्फा फोटोन की अगर एनर्जी हमें चाहिए तो एनर्जी ऑफ के अल्फा की वैल्यू हमारे पास होगी 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। Am I right? इसकी एनर्जी क्या होगी लिख भी लीजिएगा, एनर्जी के बीटा 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। रटने की जरूरत नहीं है, एनर्जी समझ जानी चाहिए आपको। के सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे सर में आ गया आपको। नंबर 2 फैमिली, दूसरी नंबर फैमिली, बस फैमिली का नाम लिख रहा हूं, बाकी आप समझ जाइएगा, अल्फा फल्फा आप कर लेंगे अपन, ठीक है। n से 2 यानी 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, इंफिनिटी से 2, ठीक है। अरे सर में आ रहा है। जैसे कई बार ऐसे बोलेगा आपसे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन 2 से 1, तो फर्स्ट लाइन, हाँ के अल्फा, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का समझ में आया, मतलब लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन या लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ, लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी 2 से 1, लाइमन सीरीज की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 2 से 1, लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी से 1 हो जाएगा। तो ये सब नाम समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट n से 2, इसका नाम है एल सीरीज, एल सीरीज, एल सीरीज, n से 2, n से 2 वाली एल सीरीज, और इसका नाम है पामर, यही वो आदमी था दोस्त उसका जिसने फॉर्मूला बताया था, पामर सीरीज। पामर सीरीज की पहचान क्या होगी, एनर्जी बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर, सॉरी 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। अरे क्लियर है। हाइड्रोजन के लिए पामर सीरीज को देखते हैं। फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन पामर सीरीज, पामर सीरीज की एनर्जी रेंज बताइए, गैप, सबसे छोटी एनर्जी पामर सीरीज की कितनी होगी, सबसे छोटी एनर्जी पामर सीरीज की सबसे छोटी एनर्जी कहां होगी 3 से 2, बताइए कितनी आएगी 3 से 2। हाइड्रोजन की पामर सीरीज की सबसे छोटी एनर्जी ई मिनिमम, ई मिनिमम तो आएगा 13.6 1/4 माइनस 1/9, सॉल्व करके आंसर चाहिए मुझे डेसिमल में, कैलकुलेशन से मत डरिए, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। और थोड़े समय में गैप्स याद हो जाने चाहिए, जब काम करेंगे तो गैप्स जैसे याद होने लगेंगे, कोई फोर्सफुली मत याद रखे। 1.89 आ रहा है, कितना आ रहा है चेक करिए, कितना आ रहा है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 89 नहीं आ रहा है। ई मैक्स बताइए, ई मैक्स बताइए, 13.6 इंटू 1/4 सीधे माइनस 1/इंफिनिटी, कितना आया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो हाइड्रोजन की बामर सीरीज के जितने भी फोटॉन्स होंगे उनका एनर्जी रेंज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नोट लिखिए, नोट लिखिए। We know that visible light has a wavelength from 400 to 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर तक हमारी विजिबल रेंज कहते हैं। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की लाइट को हम विजिबल रेंज कहते हैं। 400 करेस्पॉन्डिंग टू वॉयलेट एंड 700 करेस्पॉन्डिंग टू रेड, विजिबल लाइट कहते हैं। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो इसकी एनर्जी का रेंज क्या हो गया, आता है निकालना आपको? 1240 डिवाइड बाई करके देखेंगे। 1240 डिवाइड बाई 1.7 से 3.1 लगभग, 1.7 से 3.1 तक आ रहा है लगभग। अरे इतना आ रहा है, तो क्या विजिबल लाइट का रेंज भी और हमारे बामर का रेंज लगभग एक जैसा आ रहा है? लगभग एक जैसा आता है। तो हम कहते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन की बामर सीरीज विजिबल रेंज में होती है। हाइड्रोजन की बामर सीरीज विजिबल रेंज में होती है। हाइड्रोजन की बामर सीरीज, अरे इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नो फिजिक्स। हाइड्रोजन की बामर सीरीज विजिबल रेंज में होती है। पक्का? हाइड्रोजन, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए बामर सीरीज किस में होती है? विजिबल रेंज। तो लाइमन में तो एनर्जी ज्यादा होगी, फिर लाइमन तो ऊपर से 1 है तो गैप बड़ा है, ज्यादा होगी। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट हाइड्रोजन के लिए ज्यादा एनर्जी हो गई ना लाइमन में, तो उसको अल्ट्रा वायलेट कहा। और उसके ऊपर वाले इंफ्रारेड। क्लियर है? उसके ऊपर वाले इंफ्रारेड। अब अगले नाम लिख लेते हैं। नंबर 3, N से 3 पाश्चन सीरीज, M सीरीज, पाश्चन सीरीज, M और पाश्चन। यस प्रिया, यस दिवाली। 1 N से 3 लाइमन हो गया, बामर हो गए, फिर अगले हैं पाश्चन। नाम मैं भूल जाऊं बता देना यार। N से 4 ब्रैकेट, P ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ब्रैकेट और पी फुंड। पी साइलेंट है वैसे। नंबर 5, N से 5 पी फुंड, फुंड सीरीज, पी साइलेंट है, फुंड सीरीज। उसके आगे भी नाम है, मुझे नहीं चाहिए आपको। अभी मैं पढ़ने का होमवर्क दूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फुंड। ठीक है? अब सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, 3-4 सवाल करते हैं थोड़े अलग अलग तरीके के, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह के सवाल हमारे सामने आएंगे। एकदम घटिया सवाल आते हैं, कोई सवाल ऐसा नहीं जिसमें कोई इंटीग्रेशन हो, ना कोई मुश्किल है, सब सवाल एकदम आसान है। पर अलग अलग तरीके के सवाल हैं जो आपको करने आने चाहिए। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हर तरह का एक सवाल हम कर लेंगे ताकि हमारा काम चल जाएगा। हर तरह का एक सवाल हम कर लेंगे जिससे हमारा काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाइड्रोजन emission spectrum, in hydrogen emission spectrum, the smallest energy in visible region
ब्रैकेट में विजिबल रीजन 400 से 700 नैनोमीटर, ये दिया होगा, दिया था, ये जे एडवांस का ही सवाल है। विजिबल रीजन 400 से 700 नैनोमीटर इज बॉम्बार्डेड on a metal plate, bombarded on a metal plate with work function 1.5 electron volt, work function 1.5 electron volt, find out stopping potential। विजिबल रीजन से सिर्फ मतलब नहीं है, विजिबल रीजन के साथ साथ ऊपर लिखा हुआ हाइड्रोजन के सैंपल से निकलने वाले एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो हाइड्रोजन के सैंपल से निकलने वाले स्पेक्ट्रम में यही गलती सबने की थी, क्योंकि वहां पे साफ साफ एनर्जी लिखी थी 1.7 से 3.1 ब्रैकेट बना के, तो लोगों को लगा सबसे कम एनर्जी 1.7 दी हुई है जल्दीबाजी। बट ऊपर क्या लिखा हुआ है, इट इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन सैंपल, इट इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन सैंपल से तो 1.7 की आती ही नहीं है। हाइड्रोजन सैंपल से इस रीजन में सबसे कम वाली कौन सी एनर्जी है? तो यूजेबल एनर्जी हमारे पास 1 यानी कि 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दो कंडीशन है, इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन सैंपल, इट मस्ट बी इन विजिबल रेंज और स्मॉलेस्ट एनर्जी, तो दैट इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.89 ही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास EVS is equal to h nu minus phi, just for sake of writing the formula, otherwise you understand the meaning of everything। ये 1.89 वाली थी, 1.5 खा गया तो बची कितनी 0.39, उसको रोकना है, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। तो आंसर आ गया 0.39 वोल्ट। am I right? वेरी गुड। क्लियर है कर्मेंद्र? जो गलती आपने की थी 0.2 लिखकर, बाकी देवागी ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2। If a neutron, if a neutron with kinetic energy सवाल ही है, थियरी नहीं है। If a neutron with kinetic energy 20 electron volt collides with hydrogen atom at rest, with hydrogen atom at rest, what is the coefficient of restitution? What is the coefficient of restitution? Mass of neutron is equal to mass of hydrogen atom. न्यूट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। दिस क्वेश्चन इज सरप्राइजिंगली रैंडम कि ये क्या पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो आज तक बताए जाते थे कि ई इलास्टिक कोलिजन है, कि इलास्टिक कोलिजन है, कि ई की वैल्यू हाफ है। यहाँ पे तो ये बंदा खुद पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट और सिर्फ आने वाले इलेक्ट्रॉन टक्कर मारने कोई आ रहा है, उससे मुझे क्या पता, अंदर कोई स्ट्रक्चर बताओ क्या है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह के सवालों को एटॉमिक कोलिजन्स वाले सवाल कहते हैं, ये होने जरूरी है एक बार आपके सामने से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूट्रॉन आया और ये हाइड्रोजन का एटम था, ये इससे कोलाइड करे। अब मुझे क्या पता कोलिजन किस तरह का होगा, कोलिजन किस तरह का भी होगा तो इसमें हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन का कोलिजन होगा। अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं तो एनर्जी का लॉस होगा,
पर एनर्जी का लॉस यहां दुनिया में लॉस होने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, कोई तो ले। लॉस मतलब क्या, कोई लेके भाग जाए? तो यहां पे कोई है नहीं जो लेके भाग सकता है। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि इससे फोटोन निकल जाए, वही निकल सकता है। कोई ना साउंड आ सकता है, ना हीट डेवलप हो सकती है, सिर्फ क्या हो सकता है, फोटोन निकल जाए। फोटोन निकलने के लिए भी एक ही तरीका है, हाइड्रोजन को ऊपर से नीचे एटम में आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को, तभी वो निकाल पाएगा। तो अब इस हाइड्रोजन ने कसम खाई हुई है कि भैया मैं तो बहुत चूजी हूं, लॉस भी अगर तुम इनकी कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो कोई तो लेगा ना। वो कौन लेने के लिए, यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी इन्वॉल्व है, वो जो ले सकता है एनर्जी, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि मैं बहुत चूजी हूं, मैं तो सिर्फ यही यही एनर्जी लेता हूं, एब्सॉर्ब करता हूं। तो अगर तुम इतने का लॉस करोगे तो मैं तो ले लूंगा, अगर तुम इससे ज्यादा का लॉस करोगे, इससे कम का लॉस करोगे तो मैं नहीं लूंगा। तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन तुम बताओ तुम कौन से लॉसेस एक्सेप्ट कर। लॉसेस का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी का लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन। इलेक्ट्रॉन ने गेन करने में क्या कसम खा रखी है, इलेक्ट्रॉन ने कहा आई विल एक्सेप्ट। तो ब्रिटिश आदमी की तरह इसने बोला आई विल एक्सेप्ट कौन सी एनर्जी, जो फॉलो करेंगी 13.61 माइनस 1/n² का फॉर्मेट, वही मैं ले सकता हूं, या मोर देन 13.6। सर में आया, इसने कहा मैं ये इसी फॉर्मेट में अगर एनर्जी का लॉस है, यानी आई एक्सेप्ट दिस, मतलब लॉसेस मस्ट बी इन दिस फॉर्म। अगर लॉस इतना ही होगा तभी एक्सेप्टेबल होगा, लॉस इतना ही होगा तभी एक्सेप्टेबल होगा। अरे ये लॉस होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, हमारा लाइफ सेटल है। कोई क्योंकि लॉस का मतलब क्या, लॉस का मतलब किसी और को मिल गई। काइनेटिक एनर्जी का लॉस, एनर्जी तो कंजर्व है ना, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो एनर्जी कोई तो लेगा। तो एनर्जी कौन ले सकता था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने कहा मैं चूजी हूं, मैं तो यही यही लेता हूं, मैं 500 के नोट ही पसंद है मुझे, तुम करोड़ों रुपए लाके रख दो 200 के नोट का, मैं नहीं, एक भी नहीं लूंगा, मेरे को 500 के नोट ही पसंद है। अरे सर में आ रहा है मेरी बात, तो ये चूजी है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि यार तुम क्या क्या लॉस कर सकते हो। उसने कहा अगर मेरा मास m है और मैं v से जा रहा था और इसका भी मास m है, हमारा अगर कोलिजन हुआ और इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, if coefficient of restitution is E, then I can have a loss, I will have a loss half mu VREL square 1 minus E square. This is the loss I can accept from center of mass collision theory. कि भैया मैं इतना लॉस करूंगा अगर मेरा कोफिशिएंट E होगा। मैंने कहा कितना, उसने कहा म्यू की वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर सवाल में m/2 और VREL हो जाएगा v। अरे VREL कितना हो जाएगा, तो उसने कहा अगर मेरा E कोफिशिएंट है तो मेरा लॉस मैं करूंगा mv²/4 1 माइनस E स्क्वायर, यानी मैं लॉस करूंगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 माइनस E स्क्वायर का। मैं इतना, अरे क्या उसकी हाफ mv² की वैल्यू 20 दे रखी थी, हाफ mv² की वैल्यू 20 दे रखी, तो उसने कहा मैं E की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लॉस करता हूं, ये मेरा लॉस का फॉर्मूला है। अब जाके अपने इलेक्ट्रॉन से पूछ लो कि अगर लॉस एक्सेप्ट है तो मैं कर दूं और वही कोलिजन करा लूं। तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा तू भाई कौन कौन से लॉस है, उसने कहा यार मैं जो इसको इस फॉर्मेट में सेटिस्फाई होगा। मैंने कहा सबसे कम कितना होता है तुम्हारा, उसने कहा सबसे कम मेरा है 10.2। अरे चेक करो, उसने सबसे कम कितना है, उसने कहा 10.2 सबसे कम है। ये कह रहा है यार क्या बकवास है, मैं 10 से बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी कि मैं अगर लॉस करूंगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है मैं लॉस नहीं कर सकता, यानी कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। मैं लॉस कर ही नहीं सकता, क्योंकि लॉस करूं तो कोई लेने वाला ही नहीं है मेरा लॉस। एनर्जी तो कंजर्व है, मैं लॉस करके जा भेजू कहां उस एनर्जी को, एनर्जी तो कंजर्व है, लेने वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी लॉस।
लिखिए इसको शब्दों में, अपनी बात को लिखिए शब्दों में, बिकॉज अच्छे सवाल बन सकते हैं, आए नहीं है ये भी। हीट साउंड के लिए मीडियम चाहिए बेटा, हीट और साउंड मीडियम फिनोमेना है। हीट एंड साउंड आर द मीडियम फिनोमेना, एनर्जी लेके मीडियम भागे। दो लोग हैं सब एटॉमिक लेवल पे, दो लोग हैं सिर्फ यहाँ पे, कहाँ की हीट कहाँ का साउंड। ऑब्वियसली रेडिएशन के अलावा, रेडिएशन ही फोटोन था, फोटोन की बात तो हम कर ही चुके हैं, फोटोन के लिए तो कोई लॉजिक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को चलना चाहिए। लिखिए पूरी कहानी कि वो कह रहा है मेरे को इस फॉर्म की एनर्जी होगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। अब अगली बार वो न्यूट्रॉन का ड्यूटेरियम से भी कर सकता था, हीलियम के न्यूक्लियस हीलियम के एटम से भी कर सकता था, किसी से He+ से भी कोलिजन कर सकता था। बस आपको लॉस को लिखना आना चाहिए था और एक्सेप्टेबल वैल्यू लिखनी आनी। दोनों का लिखते कि इसमें या इसमें, फिर सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ते कि ये भी ले सकता है, ये इतना ले सकता है। हो सकता है कि एक 10.2 और 3.4 है, मान लो गैप, तो आपने कहा कि 14.6, हाँ ये दोनों बढ़ सकता है। एनर्जी टूट क्या जाएगी, एनर्जी टूटती थोड़ी है, एनर्जी तो रिलीज हुई थोड़ी, इसने ले ली थोड़ी उसने ले ली, और ये कह रहा मैं इतनी ले सकता हूं, मैं इतनी ले सकता हूं। एनर्जी कोई बंधी हुई टुकड़े में थोड़ी आई थी। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कहता कि मेरा लॉस हो सकता है 11 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। वो कहता ये तब अगर ये एक्सेप्टेबल होगा अगर हमें इंटीजर मिल जाए इसको सेटिस्फाई करने वाला। इसको सेटिस्फाई करने वाला इंटीजर मिल जाएगा तो हम ई की वैल्यू, ई की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एन इंटीजर मिल जाए, काम चल जाएगा। तो चेक करिए, तो एक पॉसिबिलिटी तो पक्का हो गई, लॉस ना करे तो इक्वल टू 1 तो हमेशा हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन तो हमेशा हो सकता है, हमारी इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो एक आंसर। अगला पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, हो सकती है कि नहीं, हो सकती है क्योंकि इसकी वैल्यू 10.2 हो सकती है, एन की वैल्यू 2 डालने पे, एन की वैल्यू 3 डालोगे तो 11 से बड़ी हो जाएगी, एन की वैल्यू 3 डालोगे तो 11 से बड़ी हो जाएगी, तो एन की वैल्यू 3 तो नहीं काम करेगा, एन की वैल्यू 2 हो सकता है, एन की वैल्यू 2 डाली, कितना आया उधर 11 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 10.2। चेक करिए, इसका मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आई 51/55, और 102/110, यानी ई स्क्वायर की वैल्यू आई 4/55, यानी ई की वैल्यू आई 2/√55। आपने कहा या तो ई की वैल्यू 1 होगी या ई की वैल्यू 2/√55 होगी, या तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा या इनइलास्टिक कोलिजन विद ई इक्वल टू 2/√55 होगा। दो पॉसिबिलिटी है कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, दो पॉसिबिलिटी है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, ईदर 1 और 2/√55, ईदर 1 और 2/√55, 2/√55। क्लियर है मेरी बात? So this kind of questions will be there. I hope you can easily calculate the value. क्या है आए नहीं है, आ सकते हैं, जेई में नहीं आए हैं, जेई में आ सकते हैं, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हम पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी कोई बड़ा काम नहीं। कोलिजन का टाइप बताना, तो कई बार 3 आंसर आ सकते हैं, कई बार 50 आंसर आ सकते हैं, अलग अलग केसेस में। अगर ये 24 होता तो शायद कितने आंसर आते, 24, अगर कहने के 24 होती है 12 होता, 12 में भी 2 ही आंसर आते हैं, क्योंकि 10.2 के बाद 12.1 है गैप, अगला गैप कितना है 1 से 3 का गैप 12.1 है शायद, अरे 1.5 था ना आपका, 12.1 है, हाँ 12.1 चलता है मार्केट, 12.1, तो गैप थोड़े याद हो जाएंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी, आपको चीजें करना थोड़ा आसान हो जाएगा। प्लीज ट्राई करिएगा इनके सवालों को,
इनके सवालों को आप ट्राई करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवालों को स्टार्टिंग में एक्सरसाइज आई के सवाल कंप्लीट करिए। वैसे आप जे एडवांस भी लगा सकते हैं, पर पहले एक्सरसाइज आई के सवाल कंप्लीट करिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय रहेगा, सभी को एंजॉय योर लाइफ।